हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जो राजस्थान बोर्ड का मॉडल पेपर है ना वो पूरा सॉल्व करेंगे। और ये जो पेपर है ये सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नई एनसीईआरटी बुक के आधारित है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं संख्या 96 और 404 का मौशा क्या होगा। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे और फिर आपको आंसर बताएंगे। तो देखो 96 का हम गुणनखंड करेंगे। ये 96 है, गुणनखंड करते हैं। तो 2 से काटोगे, 2 चुक्के 8, एक बचा 2 अट्ठे 16। फिर काटोगे, 2 दूनी 4, 2 चुक्के 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तियां 6। ठीक है, और 3 एकम 3 जब तक एक ना आ जाए। 404 का करोगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4। फिर 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। 101 अभाज्य संख्या होती है, 101 एकम 101। तो यहाँ 2 कितनी बार है? 5 बार है। 96 को लिख सकते हैं 2 कितनी बार है? 5 बार। और 3 है 1 बार। और 404 में 2 है 2 बार और 101 है 1 बार। हमें वो संख्या ढूंढ देखनी होती है जो दोनों में है। तो दोनों में है, हमें निकालना है HCF। तो जो दोनों में है उसकी मिनिमम पावर ली जाती है। तो मिनिमम पावर कितनी है? 2। तो 2 को 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा 4। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इस बहुपद के शून्य ए और बी हो तो ए बी क्या होगा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, यह आपसे पूछ रहा है। तो शून्यकों का गुणनफल का जो सूत्र होता है वो होता है C/A। सी क्या है? होती है अचर पद, -15 है। और ए क्या होता है? x² का गुणज, कुछ नहीं है तो 1 है। तो आंसर आ जाएगा -15। आंसर क्या आ जाएगा? -15। फिर आ जाओ, कह रहे हैं इसका औसत, औसत को माध्य भी कहते हैं, निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए क्या होता है? देखो, जितनी भी संख्या उन सबको जोड़ दो। 2 + 3 + 4 + 5 + 6, कितनी संख्या है? 5। 5 से भाग दे दो, तो ये 10 और ये 20। देखो 6 और 4 10 और ये हो गया 20। 20/5, 5 चौके 20। तो आंसर आ गया 4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाओ। कह रहे 2x + y = 6 को कौन सा संतुष्ट कर रहा है वो आपको बताना है। तो देखो पहला वाला लेके देखो, x की जगह पर 1 और y की जगह पर 2 रखो। क्या है? 2x + y है, x की जगह पर 1 रखा और y की जगह पर 2। तो ये 2 एकम 2, ये 4 आ गया। 6 नहीं मिला तो ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। फिर दूसरे पे आ जाओ, ये भी नहीं करेगा। तीसरा करेगा। देखो x की जगह पे 2 और y की जगह पे 2 रख के देखो। 2 x की जगह पे 2 रखा और y की जगह पे 2। 4 + 2, बायां पक्ष हल किया, हमें दायां पक्ष मिल चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हर एक प्रश्न को हम डिटेल में कर रहे हैं और मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, नई वाली। ठीक है, चैप्टर वाइज 1 शॉट वीडियो बना रखे हैं। आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा, एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। ठीक है, प्लीज़। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं एपी का प्रथम पद 6 और सर्वांतर 3 है तो एपी कौन सी होगी? प्रथम पद 6 और सर्वांतर 3 हो। 6 में 3 जोड़ा 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 में 15, 3 जोड़ेंगे 15। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक। कह रहे निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं होती है? समरूपता की कसौटी होती है एंगल एंगल एंगल, कोण कोण कोण, फिर भुजा भुजा भुजा, और फिर होता है साइड एंगल साइड। तो कोण 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 ये होता है, भुजा कोण भुजा ये भी होता है, भुजा 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 ये भी होता है, कोण भुजा भुजा ये नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कह रहे ये ए है ये बी है, इनका हमें मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु निकालने का सूत्र क्या होता है? सूत्र के तौर पे लिखे। तो अगर x निर्देशांक की मैं बात करूं, इसका पहला वाला और इसका पहला वाला जुड़ेगा। तो 4 + 0/2, फिर आधा कर दो, 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा। y इसके आखिरी वाला और इसके आखिरी वाला जुड़ेगा, बट्टे आधा कर दो, तो ये भी आ जाएगा 4/2। तो बिंदु आ जाएगा, पहले x निर्देशांक फिर y आता है, तो 2,2 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 2,2। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। कह रहे हैं अगर त्रिभुज में बी समकोण है, कॉस ए 3/5 है तो साइन ए का मान क्या होगा? ठीक है, तो देखो बहुत ही आसान है। साइन ए हमें निकालना है और कॉस दिया हुआ है तो सूत्र हो जाता है 1 - cos² है। ठीक, कॉस का मान है 3/5, ये हमने रख दिया, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया। 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। ठीक, लॉसअप आ गया, 25 एकम 25 -9, तो ये आ जाएगा 16/25।
अंडर रूट 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5। तो आंसर आ जाएगा 4/5। 4/5 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ो। कह रहे किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है। जब भी देखो छाया और ऊंचाई बराबर होता है तो चाहे उन्नयन कोण पूछे या अवनमन कोण पूछे, कितना होता है? 45 डिग्री होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा देखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, कह रहे हैं वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? वर्ग चिन्ह क्या होता है? दोनों को जोड़ना है और आधा कर देना है, यानी कि 35/2, यानी कि 17.5 आ जाएगा। ठीक है, कह रहे किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींचे गए स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं? समानांतर होती हैं। देखो ये हमारा वृत्त है और ये इसका व्यास है। अगर इस सिरे पे एक स्पर्श रेखा खींचोगे और इस पे खींचोगे तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होती हैं? समानांतर होती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कह रहे हैं भुजा 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? भुजा के बराबर ही हो सकता है। आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। कह रहे हैं वृत्त के चतुर्थांश के कोण का मान क्या होता है? ये हमारा वृत्त है। चतुर्थांश समान हिस्सों में बांटोगे तो कितना होता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक पासे को उछाला जाता है, 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या हुई? देखो पासे में जो परिणाम होते हैं वो होता है 1 से लेकर 6 तक। 6 से बड़ा कोई है इसमें? नहीं है। असंभव घटना, और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। ये हमारा समांतर श्रेणी है। इस समांतर श्रेणी का 11वां पद हमें निकालना है। तो 11वां पद का मतलब होता है a + 10d। तो प्रथम पद हमें दे रखा है -3। ठीक, d हमें निकालना है। d क्या होता है? द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा देते हैं तो ये आ जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस। तो लॉसपा 2, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 5/2। डी का मान क्या है? 5/2। 2 पंजे 10, तो ये -3, 5 बचे 25। 25 में से 3 घटाएंगे, आंसर आ जाएगा 22। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। कितना होगा? 22 होगा। चलिए अब आते हैं आगे के प्रश्नों में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। अब हमें क्या करना? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कह रहे हैं इसका प्रथम पद क्या होगा? एपी का प्रथम पद कितना होगा? 3 होगा। सार्वंतर कितना होगा? सार्वंतर होता है द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दो तो कितना आ जाएगा? -2। कह रहे साइन स्क्वायर 60 + कॉस स्क्वायर 60 का मान कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है अगर थीटा समान हो। ठीक है, कह रहे हैं एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? शंकु की तिर्यक ऊंचाई का जो सूत्र होता है L बराबर, वो होता है अंडर रूट के अंदर h² + r²। तो देखो ऊंचाई 8 बोला है, 8 का वर्ग, त्रिज्या 6 बोला है, 6 का वर्ग, 8 8 64, 6 6 36, तो ये आ जाएगा 100। 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। तो आंसर आ जाएगा 10। कह रहे वर्गीकरण आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने का सूत्र क्या है? माध्यक ज्ञात करने का सूत्र, तो m बराबर होता है L + n/2 - CF × h/f। ये सूत्र लिखना है। कह रहे हैं उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, ठीक है, क्या कहलाती है? बहुलक वर्ग कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है। घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में रचित कोण कितना बनाता है? देखो 60 मिनट में जो 60 डिग्री बनाता है तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। ठीक है, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। हमसे क्या बोल रहे हैं? 1260 के अभाज्य गुणनखंडों के घातांक के रूप में लिखिए। तो 1260 है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 छंग 12, 2 3 6 0, फिर 2 से कटेगा 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 5 10। अब ये किससे कटेगा? 3 से। 3 1 कम 3, 0 3 बचे 15, फिर किससे कटेगा? 3 से। 3 3 9 और 3 बचे 15। ठीक है, फिर किससे कटेगा? 5 से। 5 7 35, 7 1 कम 7, तो 1260। 2 कितनी बार है? 2 बार। 3 है 2 बार, 5 1 बार, 7 1 बार। ये हमें हमारा आंसर मिल गया। ऐसे लिखना था। फिर क्या बोल रहे हैं? ये जो बहुपद है 1 0 3 है, तो के का मान क्या होगा? जो शून्यक होता है वो शून्यक क्या करता है? बहुपद को शून्य बनाता है। तो जो एक्स, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या रख दो? 3 रख दो। ठीक है, चूँकि
x बराबर 3 शून्यक है, ठीक है, इसलिए तो ये 2x² x प्लस के है ना, तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 3 रख देंगे और फिर शून्य क्या करता है, बहुपद को शून्य बना देते हैं। तो 3 3 9 दूनी 18, 18 और ये प्लस 3, ठीक है, तो ये हो गया 18 और 3 21, ठीक है, और प्लस का के इधर के माइनस हो जाएगा, तो के का मान क्या आ जाएगा, माइनस के 21, ठीक है जी। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न पे आ जाओ। हमसे क्या बोल रहे हैं, 9 पेंसिल तथा 8 पेन का मूल्य 54 रुपये है, इसे बीजगणितीय समीकरण के रूप में दिखाना है, तीसरे वाले पार्ट को। तो मान लेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य, ठीक है, x रुपये तथा एक पेन का मूल्य, ठीक है, ये हम मान लेंगे y रुपये, ठीक है। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोला गया, 8 पेंसिल यानी कि 8x प्लस 8 पेन, सॉरी 9 पेंसिल था, ठीक है, 9x कर लेना, 8y किसके बराबर है, टोटल 54 रुपये के बराबर। यहाँ 8 की जगह 9 है, ठीक है, तो ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्या बोल रहे हैं, इस त्रिभुज में बोल रहे हैं कि ADE समांतर है BC के AE बट्टा EC, AE बट्टा EC 3/2 है, AD आपका 2.7, तो DB की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखो हमें दिया है, क्या दिया है हमें दे रखा है कि DE समानांतर है BC के, अतः थेल्स प्रमेय से, ठीक है, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। थेल्स प्रमेय क्या होती है, AD बट्टा DB किसके बराबर होता है, AE बट्टे EC, तो यहाँ लिख देंगे AD बट्टा DB किसके बराबर होगा, AE बट्टे EC। प्रश्न में AD हमें दे रखा है 2.7, हमें DB निकालना है, और AE बट्टे EC हमें दे रखा है कितना, 3/2, ठीक है, 3/2। देखो ये वाला इधर आ जाएगा DB, और ये हो जाएगा 2.7 गुणा 2, और जो गुणे में था वो बट्टे में आ जाएगा, 3 9 27 पॉइंट के 9, सो DB आ जाएगा 9 दूनी 18.1 स्थान के बाद 1.8, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, 5वें में कह रहे हैं एक्स अक्ष से दूरी, हमें क्या दे रखा है, एक्स अक्ष से दूरी, तो आंसर क्या होगा, एक्स अक्ष की दूरी वही वाला देखते हैं, तो आंसर आ जाएगा 4। अगर वाई अक्ष से बोलता तो एक्स वाला देखते हैं, ठीक है। छठे नंबर पे आ जाओ। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोला बोला है, ये गोला है, और हमें जो त्रिज्या दे रखी है आर बराबर, वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इस गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr²। 4 पाई का मान 22/7, तो त्रिज्या हमारी है 14 गुणे 14, ठीक है, तो 7 दूनी 14 कटा, तो यह आ गया 4 दूनी 8 गुणे 22 गुणे 14, इन तीनों को गुणा कर दोगे, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाइए। कह रहे हैं एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, ठीक है, हमारे पास बेलन है, ऊंचाई और उसका वक्र क्षेत्रफल इतना है, तो बेलन की आधार की त्रिज्या बतानी है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हमारा बेलन है, मैं बना के भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है दोस्त, ये हमारा बेलन है। तो हमें प्रश्न में दे रखा है बेलन की ऊंचाई h बराबर दे रखा है 11 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या r हमें ज्ञात करनी है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है, दिया है, क्या दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमें दे रखा है 968। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ संपूर्ण नहीं बोला है, 2πRh, ये 968, ठीक है। 2 पाई का मान 22/7, आर हमें निकालना और h हमारे पास 11 है, ठीक है। सो देखिए आप दोस्त, 968 ये बट्टे के इधर आके गुणे में लग जाएगा, और जो गुणे में वो नीचे आके बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। कुछ कटेगा क्या, तो देखो 11 से काटेंगे,
11 अट्ठे 88, 8 बचा 11 अट्ठे 88, 22 चौके, ठीक है, 4 बार कट गया और 2 दूनी, तो आर का मान आ जाएगा 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार का व्यास कितना होगा? 14 सेंटीमीटर होगा। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई आपको बतानी है। ठीक है, चाप की लंबाई बतानी है। ये है और ये देखो ए बी, ये जो चाप है ना, ये इसकी लंबाई हमें बतानी है। हमें जो कोण दे रखा है वो दे रखा है 60 डिग्री और त्रिज्या हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, दिया है, क्या दिया है? जो त्रिज्या है आर वो हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर और जो कोण है वो हमें दे रखा है 60 डिग्री। हमें निकालना है चाप की लंबाई। क्या होता है सूत्र? थीटा बट्टे 360 गुणे में 2 पाई आर। ठीक है जी, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना दोस्त। ठीक है, आपके लिए खजाना छोड़ रखा है। थीटा बट्टे 360, 2 पाई का मान है 22/7, तो त्रिज्या हमारी है 14। काटोगे 6 छंग 36, 7 दूनी 14। ठीक है, 2 से कटेगा 2 तियाँ, सो ऊपर आ जाएगा 22 दूनी 44 बट्टे में 3, 44/3 सेंटीमीटर। ये हमें चाप की लंबाई मिल जाएगी। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो वीडियो को दोबारा देखें। अब आते हैं 9th नंबर पर। कह रहे हैं 6 मीटर ऊंचे खंबे, एक खंबा है ये हमारा, इसकी ऊंचाई हमारी पास है 6 मीटर। उसकी जो छाया है, ये छाया है जो है वो है 2√3 मीटर। ठीक है, 2√3 मीटर है। तो उसके उन्नयन कोण कितना होगा ये हमें बताना। मान लेते हैं कि उन्नयन कोण थीटा होगा, इसका नाम दे दिया ए बी सी। तो ये भुजा पता है और ये भुजा पता है, इनमें संबंध लगाना पड़ेगा। त्रिभुज ए बी सी में देखो, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया? आधार। तो देखो, लंब पता है और आधार पता है, तो आपको ये सूत्र एक पता होगा, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। यहाँ से साइन होता है, यहाँ से कॉस होता है, यहाँ से टेन, नीचे से कॉसेक सेक कॉट। तो लंब और आधार पता है चूंकि, ठीक है, चूंकि लंब बट्टे आधार, एल बट्टे एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण। ठीक है, लंब बट्टे आधार क्या होता है? 10 थीटा। ठीक है, अब हम मान रखेंगे लंब कितना है हमारे पास? 6 और यह है 2√3। ठीक है जी, सो यहाँ देखिए 2 से काटेंगे 2 3 6, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3 बट्टे में गया √3, √3 से √3 कटा, यहाँ आ गया 10 थीटा। यहाँ बचा √3, इधर आ गया 10 थीटा। इसका मान सोचना है, इधर 10 है ना, इसका मान भी 10 में सोचना है क्योंकि बीच में बराबर है। 10 60 का मान होता है √3। ठीक है दोस्त, 10 से 10 हट जाएगा, थीटा का मान क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है कि 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो देखो, 20 मीटर ऊंचा ये नदी के पुल से एक नाव का जो अवनमन कोण है, ये नाव है, यहाँ पर अवनमन कोण, नीचे ऊपर से नीचे देखने पर जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। वो कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। तो हमें बोल रखा है ये 20 मीटर ऊंचा है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई 20 मीटर है। तो कह रहे हैं नाव को पुल तक पहुँच, यहाँ पर नाव है, नाव को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा वो हमें निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, नाम दे देता हूँ इसका ए बी सी। आपको पता ही है कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। ये हमारा है आधार और ये हमारा है कर्ण। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, हमें लंब पता है और बट्टे आधार पता है, ऐसे ए बी बट्टे बी सी भी लिख सकते हो। लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार क्या होता है? 10 थीटा। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखिए लंब हमारे पास कितना है? 20 और आधार हमारे पास x। थीटा कितना है? 30। 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3। तिरछे गुणा करोगे x 1 कम x और ये हो जाएगा 20/√3। ठीक है, तो नाव को
और वहाँ तक पहुँचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 20√3 दूरी तय करनी पड़ेगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन बी देखते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन हमें स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आते हैं हर साल। कह रहे सिद्ध कीजिए कि √2 का परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4। तो उल्टा मान लेते हैं हम इसका। माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √2 एक क्या है, परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तो हर एक परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है और बट्टे में q का मान कभी ज़ीरो नहीं होता। और p और q क्या होते हैं, p और q हमारे होते हैं पूर्णांक। और एक चीज़ होती है कि HCF जो होता है p और q का वो एक होना चाहिए। ठीक है, यही लिखना है। देखो अगर हमें सिद्ध करना है इसको अपरिमेय, हम परिमेय मान के चल रहे हैं, तो अपरिमेय तभी होगा जब यहाँ से कोई एक प्रॉपर्टी को वो मना करेगा। तो तिरछे गुणा करेंगे, यहाँ से हो जाएगा p एक कम p और यहाँ से हो जाएगा √2q। ठीक है, फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। जैसे ही वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा p² और इधर √2 का वर्ग 2, यहाँ हो जाएगा q²। इसको समीकरण 1 मान दो। तो देखो q² गुणज क्या है, 2 है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि p² 2 से विभाजित है। ठीक है, p² 2 से विभाजित है, इसलिए p भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, p अगर p² 2 से कट रहा है तो p से भी 2 से कटेगा। फिर क्या करते हैं, माना फिर से p मानना है। यहाँ 2 संख्या तो 2 लिखेंगे और r मान लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, वर्ग करने पर दोबारा से जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा p², 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और ये हो गया r²। p का मान समीकरण 1 से उठाकर यहाँ रख देना है। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से p² का मान कितना है, 2q²। ये है 4r²। 2 से काटोगे 2 इधर गुणे में, इधर के बट्टे में आ जाएगा। 2 से काटोगे 2 बाहर जाएगा, 2 दूनी 4। तो ये आ गया 2r² q²। गुणज कितना है, 2 है। तो फिर से लिखेंगे चूँकि अब की बार क्या है, q²। q² 2 से विभाजित है कि नहीं, q² 2 से विभाजित है, इसलिए q भी 2 से विभाजित होगा। ठीक, आपने एक चीज़ नोटिस नहीं किया होगा, p भी 2 से कट रहा है, q भी 2 से कट रहा है। ठीक है, लिखेंगे चूँकि p व q दोनों 2 से विभाजित हैं, 2 से विभाजित हैं, इसलिए जो HCF होगा p और q का वो कितना होगा, 2 होगा। लेकिन हमें तो 1 चाहिए था, 1 के बराबर ये नहीं आया है। यानी कि जो हमारी अवधारणा है वो गलत हो गई कि हम, अगर ये परिमेय होता वास्तव में तो ये HCF 1 देता, ये तो 2 दे रहा है। इसलिए हमारी अवधारणा क्या हो गई, गलत हो गई। हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा और ये स्टेप पूरे लिखने हैं, कहीं पे भी छोटा मोटा नहीं कर सकते। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे या फिर यही भी आ सकते हैं। कह रहे हैं यदि बहुपद के शून्य इतने और इतने हैं तो शून्यकों और गुणांकों की स्वतंत्रता की जाँच की। शून्य पहले ही दे रखा है, जाँच करनी है हमें। ठीक है, दिया है, देखो हमें जो बहुपद दे रखा है px करके दिखाते हैं। ये है 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 और हमें शून्य दे रखा है। एक को अल्फ़ा बोल दो 3/2 और एक को बीटा बोल दो जो कि माइनस के 1/3। ठीक है, चूँकि ए के स्थान पर क्या होता है, x² गुणज a, b क्या है x का गुणज माइनस के 7 और c क्या है अचर पद। ठीक, अब हमें जांच करनी है। ठीक, तो पहली जांच हमारी क्या होती है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का
योगफल जिसका सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बट्टा ए, ये उसका सूत्र होता है। ठीक है, जांच करने का। अब आप देखो अल्फ़ा कितना है हमारे पास 3/2, बीटा कितना है माइनस के 1/3, बी हमारे पास है माइनस के 7 और ए हमारे पास है 6। तो लॉस ऑफ आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9 प्लस माइनस माइनस 2 1 कम 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 7/6 और इधर भी आ गया 7/6, दोनों तरफ समान आ गए। दूसरी जांच पे आ जाने हम। दूसरी जांच हमारी क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल जो कि होता है अल्फ़ा गुणा बीटा क्या होता है C/A। ठीक है, तो रखते हैं मान, जांच करके दिखाना है हमें। अल्फ़ा का मान कितना है 3/2, बीटा का मान है 1/3, सी का मान हमारे पास है माइनस का 3 और ए का मान है 6। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 से 3 कटा, इधर माइनस के 1/2 और इधर भी माइनस के 1/2 आ गया, दोनों तरफ बराबर, यानी कि जांच भी हमारा सही है। अब आ जाओ, कह रहे हैं समीकरण, ये जो समीकरण है इस समीकरण को हमें हल करना है। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। छठा क्वेश्चन तो देखो हमें दिया है, क्या दे रखा है, x माइनस वाई प्लस का 1 इधर के माइनस का 1 हो गया, तो दूसरा है x प्लस के 2y माइनस के 12 इधर के प्लस के 12 हो गया। ठीक है, तो किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, मैं प्रतिस्थापन विधि ले रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगता है उस विधि से आप हल कर सकते हो समीकरण 1 से। सो देखो ये जो माइनस का y उधर के प्लस का हो जाएगा, और -1 पहले से ही है। समीकरण समीकरण 1 से मैंने x का मान निकाला, तो मुझे कहाँ रखना पड़ेगा 2 में। अब क्या करूँगा, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है 2 में रख दो, 3x की जगह पे क्या आ जाएगा y माइनस के 1 और यह प्लस के 2y इधर है 12। हल करते हैं, 3 से गुणा हो जाएगा 3y माइनस का 3 ये प्लस का 2, 3y और 2y ये हो जाएगा 5y और ये माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3। ठीक है, 15, 5 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में, तो 5 तिया 15, तो y का मान कितना आ गया 3। चूँकि x बराबर क्या था y माइनस 1, तो y का मान आया 3, तो x का मान कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो x और y के मान आपसे पूछे गए, तो आपने निकाय को हल कर दिया आराम से। अगले प्रश्न पे आ जाओ, कह रहे ABCD एक समलंब है। ठीक है, ये 7वां क्वेश्चन है। देखो ये समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, सो यह A, यह B, यह C, यह D और ये इसके समांतर है। AB जो समांतर है CD के हैं। कह रहे इसके जो विकर्ण हैं, इसके ये जो विकर्ण है परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि AO बट्टा BO किसके बराबर होता है CO बट्टा DO। AO बट्टा देखो AO बट्टा OB किसके बराबर है CO बट्टा DO के बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। तो ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, मैं जानबूझ के इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। ये प्रश्नावली में बता भी दे रहा हूँ, इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, एक्सपीरियंस हो रखा है। प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न है ये, और ये क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन है। ठीक है, NCERT आप जाके देख लीजिए, मुझे तो रटा पड़ा हुआ है क्वेश्चन नंबर भी। तो मैं चाहता हूँ जो मैंने पढ़ा रखा है प्लेलिस्ट के लिंक्स मैंने डाल दिए डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लेना इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को जाकर। ठीक है, तो आपको आइडिया लगा कि मैंने किस तरीके से पढ़ा रखे हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। अब आते हैं 8वें क्वेश्चन पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ है। एक रेखाखंड है हमारे पास, ठीक है, जो कि एक बिंदु है A जो कि 6,5 और दूसरा बिंदु B है जो कि -4,5 और इसके बीचों बीच एक बिंदु P है, एक्स अक्ष पर है। माना वो बिंदु एक्स अक्ष पर है तो वाई अक्ष निर्देशांक क्या होता है 0 होता है। ठीक है, समदूरस्थ है। तो प्रश्नानुसार जो A और P के बीच की दूरी होगी वही P और B के बीच की दूरी होगी, है कि नहीं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 का वर्ग
y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, अब इसमें लगाओ, x1 माइनस माइनस हो जाता है प्लस, x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग, इधर भी अनरूट है इधर भी अनरूट है, वर्ग कर देंगे, अनरूट दोनों तरफ से हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 6 माइनस एक्स बच जाएगा, खोल देते हैं, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस का 2ab, 5 माइनस 0 5 का वर्ग 25, इधर भी खोलो, ए का वर्ग बी का वर्ग 2ab और माइनस 5 का वर्ग क्या होता है 25, बराबर के दोनों तरफ सेम टू सेम चीज़ें कट जाती हैं। ठीक है, सो देखिए आप, इधर है 36 और ये प्लस का 16 इधर के माइनस का हो गया, और ये माइनस के 12 इधर के प्लस का 12 हो गया। ठीक है, सो देखो आप, यहाँ से बचा 20 और यहाँ से बचा 20 एक्स, 20 एकम 20। ठीक है, तो x का मान आ गया 1, तब बिंदु क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन सही है ना, हाँ, तो बिंदु P x का मान 1 आया था, ये 0, तो आंसर हो जाएगा 1,0। ठीक है, आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाओ। हमसे क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज ABC में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, किसी त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है, जिसका बी कोण क्या है, समकोण है, तो नाम देते हैं, ये समकोण है, ये बी है, तो यहाँ ए होगा और यहाँ सी होगा। हमें बोला AB 24 है सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है। तो देखो, बेंच के सामने वाली भुजा कर्ण हमें नहीं मालूम है, तो पहले तो यही निकालनी है और उसके बाद साइन ए और साइन सी निकालना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये होती है। तो कर्ण हमें को मालूम नहीं है, आधार 7 है और लंब हमारा 24 है, 7 का वर्ग 49 और ये हो गया 576, जोड़ेंगे तो 625। तो कर्ण क्या हो जाएगा, 625 का वर्गमूल, तो कितना होता है 25 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा हमें मालूम चल गई। ठीक है, तो ये कर्ण हमें मिल गया 25। अब देखो, सबसे पहले हमें निकालना है, क्या है प्रश्न में, हमें निकालना है साइन ए वाले एंगल के लिए बात करनी है। ठीक है, जिस एंगल के लिए हम बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। कर्ण फिक्स होता है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, आधार। हमें निकालना साइन ए, इसका सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण, साइन का। तो लंब हमारे पास कितना है दोस्त, लंब है 7, कर्ण है 25, पहला आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वाले पार्ट में हमसे क्या बोला है, साइन सी निकालो। देखो साइन सी के लिए मैं चित्र बना दूँ, यहाँ पर सी है, ये ए है और ये बी है, ये 25 है, ये 7 है, ये 24 है। सो आपको पता है सी के लिए बोल रहे हैं, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। कर्ण वही रहता है, कर्ण कभी नहीं बदलता। अगर ये लंब है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आधार। और साइन का सूत्र क्या होता है, लंब। लंब बोले तो ए बी और कर्ण बोले तो ए सी, तो यह आ जाएगा 24/25। ठीक है जी, ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। कह रहे एक समतल ज़मीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। ठीक है, और सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हालांकि 2 नंबर में दिया गया, 2 नंबर से बड़े नंबर का क्वेश्चन नहीं है। तो देखो, ये हमारे पास एक मीनार है। ठीक है, तो कह रहे हैं मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो रही थी। पहली बार में छाया ये है, और जो पहली अवस्था में जो उन्नयन कोण है ना वो 60 है। ठीक है, पहली अवस्था में उन्नयन कोण 60 है। अभी मान लेते हैं कि जो इसकी छाया की लंबाई है वो x है। थोड़ी देर बाद यहाँ हो जाता है, छाया यहाँ पे आ गई और छाया बढ़ गई, और उन्नयन कोण 60 से घटकर कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। और छाया पहले से कितनी बढ़ गई, 40 मीटर अधिक लंबी हो गई। यहाँ से लेकर, पहले x था तो अब कितनी होगी टोटल, x + 40 होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हमसे बोला मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई कितनी है, h है, जो कि हमें निकालनी है, और इस दूरी को हमने x माना है। ये लिख दोगे आप, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, नाम कुछ भी दे सकते हो। चित्र बन गया। क्वेश्चन बहुत आसान हो गया।
दो समकोण त्रिभुज बने, उनको हल करो, आंसर आ जाएगा। त्रिभुज ABC में, ठीक है, आपको पता है ये हमें निकालना है, और एक तरीके से ये भी इसमें चाहिए होगा, ये हमें पता है, ठीक है। त्रिभुज ABC में AB कोण के सामने वाली भुजा लंब, और ये वो आधार AB बट्टे BC, लंब बट्टे आधार tan थीटा, थीटा कितना है 60, तो AB हमारे पास H है और BC हमारे पास X है। tan 60 का मान √3, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैंने 1 ले लिया, तिरछे गुणा करेंगे H कम X और यह आ जाएगा √3X। समीकरण नंबर 1। अब आ जाओ दूसरे वाले समकोण त्रिभुज में, बड़े वाले में, त्रिभुज ABD में, ठीक है, ये हमें निकालना है और ये एक तरीके से पता है। सो लगाते हैं AB बट्टे BD, ठीक है ना। तो लंब बट्टे आधार tan थीटा, थीटा आपकी बार कितना है 30, AB हमारे पास H, BD कितना है X + 40 है, X + 40, और tan 30 का मान 1/tan √3 होता है, तिरछे गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा √3H और ये X + 40। हमें बेसिकली H निकालना है, तो ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, H का मान उठाकर यहाँ रख सकता हूँ, रख दो। H का मान क्या है √3X, ठीक है, और यहाँ ये है, तो √3 गुना √3 सिर्फ 3, और प्लस का x दे रहा के माइनस का हो गया, ठीक। यहाँ से बचेगा 2x, ये 2 गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। x का मान कितना आ गया 20 मीटर, इसलिए h कितना है x √3, x का मान कितना है 20, ठीक है जी। तो ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ओके, तो जो मीनार की ऊंचाई होगी वो होगी 20 √3। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न पे आ जाऊँ। कह रहे हैं किसी सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। अब इस पर 1 नंबर का क्वेश्चन भी आया था। देखो दोस्त, ये हमारा वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र हमने O मान लिया, और ये वृत्त की व्यास है, ठीक है, और इसके सिरों पे स्पर्श रेखाएं हमने खींची हैं जो कि समांतर होगी, वो सिद्ध करना है हमें, ठीक है। सो मैंने इसका नाम दे दिया X, ये Y, ये बिंदु A, ये बिंदु B, ये X डैश और ये Y डैश। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है कि जो XY रेखा होगी, जो X डैश Y डैश के क्या है समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। अच्छा ठीक है, हम जानते हैं प्रमेय 10.1 से, तुम प्रमेय 10.1 से क्या जानते हो कि स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या, इसके बीच 90 अंश का कोण बनेगा, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 अंश का कोण बनेगा, जानते हो। यहाँ पे भी 90 बनेगा और यहाँ पे भी 90 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब आप देखो कैसे लिख सकता हूँ, चूँकि X डैश BA, हाँ ऐसे लिख सकते हैं, कोण X डैश BO, कोण को बीच में रखा जाता है, किसके बराबर है OAY के, ठीक है। और उसके साथ साथ क्यों बराबर है, क्योंकि ये 90 डिग्री का है। उसके साथ साथ ये वाला Y डैश BO किसके बराबर है XAO के, ठीक है। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 बोल दो। अब आप देखो क्या चीज़ दिखे तुम्हें कि ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, एकांतर कोण बराबर आ रहे हैं। समीकरण 1 तथा 2 से क्या दिख रहा है कि एकांतर कोण बराबर है, एकांतर कोण बराबर है या समान है, जो लिखना चाहो। अगर एकांतर कोण बराबर होते हैं, समान होते हैं, तो आप जानते हैं ये तभी संभव होता है जब ये रेखा इसके क्या हो, समांतर हो। तो ये तो चीज़ तभी संभव है जब XY रेखा समांतर किसके हो, X डैश Y डैश के हो, और यही हमें सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन गया। अब आ जाओ अगले प्रश्न में, क्या बोला गया है। कहने 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु व दीर्घ वृत्तखंड को क्षेत्रफल ज्ञात करने। वृत्तखंड बोला है, ध्यान रखना। देखो
वृत्तखंड। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये, तो हमें क्या दे रखा है प्रश्न में, ये लघु वृत्तखंड है जिसको मैंने रेड कर दिया है। ठीक है, ये चीज़ हमें निकालनी है। ये केंद्र है ओ, तो हमें दिया हुआ है, क्या दिया है, त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर, थीटा बराबर दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले निकालना संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु मतलब ये रेड वाला, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 पाई r स्क्वायर 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, सो हल करते हैं। थीटा क्या है, 60 है, 60 बट्टे 360, पाई का मान कुछ बोला नहीं है तो 22/7 रखते हैं, और त्रिज्या हमारी 12 है, 12 × 12, कुछ बोला है पाई का मान रखने को, नहीं बोला है। आर हमारे पास है 12, 12 × 12 बट्टे में 2 साइन 60, साइन 60 का भी हमें मान रखना है, तो कुछ हल कर सकते हैं। 6 छंग 36, 2 3 2 एकम 2 एकम, 3 चौके 12। ठीक है, यहाँ आ गया 12 चौके 48, 11 × 48 बट्टे में है 7, और यहाँ से 2 छंग 12। ठीक है, 12 × 6, और साइन 60 का मान होता है √3/2, तो 2 3 6। ठीक है, यहाँ से आ गया 11 8 88, हासिल लगा 8, 11 चौके 44 और 8 52 बट्टे में 7, और ये आ जाएगा 12 3 36 √3। बस यहीं पे छोड़ दो, क्योंकि प्रश्न में नहीं बोला है कि √3 का मान इतना है उतना है फिर आगे हल करो, ऐसा कुछ नहीं बोला, तो यहीं पे छोड़ देना है। ठीक है, यहीं पे छोड़ देना, ज़्यादा कलाकारी करने की ज़रूरत नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब आ जाओ, लघु तो निकाल दिया, पुनः दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो क्या होगा, वृत्त के क्षेत्रफल में से जब ये रेड वाला घटा दोगे तो ये सफ़ेद सफ़ेद हिस्सा बच जाएगा, तो ये आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, और लघु वृत्तखंड ये अभी निकाला है, इसको ऐसे ही रख दो 528/7, और क्वेश्चन कितना है, 2 नंबर का ही है, तो ज़्यादा हल करने के में चक्कर में मत जाना, गड़बड़ हो जाएगा। पाई का मान 22/7, आर कितना है 12 × 12, और नेगेटिव से अंदर गुणा करोगे 528/7, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 36 √3। कुछ कटेगा क्या, नहीं कट रहा है, तो ये क्या है 22 का गुणा करना है 144 के साथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा गुणा करने पर 3168 बट्टे में 7, 528 बट्टे में 7, 36 √3। तो इसको अलग हल कर लेते हैं, लॉसअप आ जाएगा 7, 3168 माइनस के 528। ठीक है, तो 3168 में से हमें क्या करना, 528, और इधर क्या है 36 √3 है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2640, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं पे छोड़ देंगे, ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। कोई भी आपको मैं कुछ परफेक्ट बता रहा हूँ, कुछ भी गड़बड़ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आप इस वीडियो को अपने टीचर के साथ भी दिखा सकते हैं, चाहे वो उस क्लास के हों या यूट्यूब के हों या कोचिंग के हों, जिसके भी हों। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं एक दीवार की लंबाई 5 मीटर चौड़ी, 5 मीटर लंबाई की है, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3 मीटर है। दीवार बनाने में 20 सेंटीमीटर गुणा इतना सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो देखो सिंपल सी बात है, हमें ईंटों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात हो, ईंटों की संख्या क्या होगी, दीवार का आयतन भागा देना एक ईंट का आयतन। ठीक है, तो लंबाई जो गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, लंबाई कितना है 5, सब मीटर में 5 मीटर है, और ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे, 100 से भाग दे देंगे, और ऊंचाई कितनी है 3, बट्टे में इसका क्या है 20 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर को मीटर में बदला,
10 सेंटीमीटर है, इसको भी मीटर में बदला, मीटर बदलने के लिए, और 7.5 इसको भी मीटर में बदला, 100 से भाग दे दिया। तो यार इसको सेंटीमीटर में बदल लेते तो बात आराम से सॉल्व हो जाता, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी कर लिया तो अब कर ही लिया है। सो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 से 0 कटा, 3 3 9, 9 5 45, 45 बट्टे 10, 5 दूनी 5 रम 45। यहाँ से देखो 1 0 से 1 0 कटा, दशमलव हटाएंगे 0 आ गया, 1 0 से 1 0 कटा, ठीक है। 25 3 75, 25 चौके 100, ठीक है। कौन से 0 से कौन से 0 काट दिया था मैंने, यहाँ हटाया है ये, एक हटाया, 1 0 बढ़ गया, ठीक है। इस 0 से इस 0 को काटा, ठीक है, और इस 0 से इस 0 को काट दिया, ठीक है। सो 2 1 कम 2, 2 5 10, ठीक है। और कुछ यहाँ से क्या बचा, 3, और यहाँ से 4 5 20 दूनी 20 ढाई 200, ठीक है। ये चीज़ आ गई, तो इसकी गुणा इसके साथ 9 गुणा 200 बट्टे में 2 गुणा 3, 3 3 9, 2 1 कम 0। तो ये 300 ईंटें बना सकते हैं। कितने, 300 ईंटें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है। देखो जब हम 2 पासे को ना एक साथ फेंकते हैं तो परिणाम क्या क्या आते हैं, 36 परिणाम होते हैं। जैसे 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 और 1,6। ऐसे ही यहाँ 2,1 से स्टार्ट होगा, 2,6 तक जाएगा, 3,1 से 3,6 तक, 4,1 से 4,6 तक, 5,1 से 5,6 तक, और 6,1 से 6,6 तक जाएगा। तो जो कुल परिणाम होता है वो कितना होता है, वो होता है 36, ठीक है। कुल परिणाम कितना होता है, 36 होता है। अब देखिए यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है, दोनों पासों में समान अंक प्राप्त हो। तो दोनों पासों में समान अंक कितने होते हैं, पहले वाले में दोनों पासों में समान अंक, मतलब सेम टू सेम। तो वो आपका कौन कौन सा होगा, मैं लिख के भी दिखा देता हूँ। वो होगा 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6। तो कितने परिणाम है, संभव 6 परिणाम है। दोनों पासों में समान अंक आने की हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, ठीक है। यही होता है। संभव परिणाम कितने हैं, 6 है, कुल परिणाम है 36। तो 6 कम 6, 6 छंग 36, आंसर आ जाएगा 1/6। फिर हमें बोला दोनों पासों में अंकों का योग 7 हो, दोनों पासों में अंकों का योग 7 हो। सेकंड वाला निकालना है हमें, अंकों का योग 7 होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। तो वो परिणाम कौन कौन से होंगे देख लेते हैं। तो 7 हो, जैसे 1 से स्टार्ट करोगे, 1,6 हो जाएगा, 2,5 हो जाएगा, 3,4 हो जाएगा, 4,3 हो जाएगा, 5,2 हो जाएगा, और 6,1 हो जाएगा, ठीक है। ये इतनी है, यहाँ पे भी 6 ही है। प्रायिकता निकालनी है आपको। तो संभव परिणाम कितने हैं, 6, और कुल परिणाम है 36। तो 6 कम 6, 6 छंग 36। तो इस वाले का आंसर भी होगा 1/6, ठीक है जी। कोई डाउट या कोई दिक्कत हो, प्रश्न को एक बार दोबारा देखें। अब आते हैं अगले प्रश्न में, खंड, ठीक है, खंड सी में। तो आ जाओ, क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित बंटन का समांतर माध्य कल्पित माध्य विधि से निकालिए, ठीक है। तो ये देखिए, कल्पित माध्य विधि से निकालना है। तो यहाँ हम लिखते हैं वर्ग अंतराल, फिर यहाँ बारंबारता आती है, फिर यहाँ हमें x निकालना होता है, और कल्पित माध्य विधि के लिए d का कॉलम आता है जो कि होता है x - a, और यहाँ आ जाता है FD,
कॉलम भी मैंने अगर बना के रखे हैं, लेकिन वर्ग अंतराल है 10 से 25, फिर है 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और फिर 85 से 100। बारंबारता दे रखी है 2, 3, 7, 6, 6, 6। एक्स कैसे निकालते? इन दोनों को जोड़ो, ठीक है जी। अब 35 आ जाएगा। 35 का आधा कितना होता है? 17.5 ये होता है। अब देखो सब में ना 25 पे खत्म हो 25 शुरू हो रहा है, सब में 15-15 का अंतर है, तो 17 में 15 जोड़ दो, ठीक है। 17 में जैसे ये 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 32, तो ये हो जाएगा 32.5। इसमें फिर 15 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 47.5। फिर 15 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 62.5। फिर 15 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 77.5। फिर 15 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 92.5। एक्स का मान बड़ा बड़ा है ना, तो डी का मान लाया जाता है। हमें सिग्मा एफ चाहिए होगा। यहाँ पे देखो 18 और 20, 18 और 2 20 और ये 7 और 3 10, 30 हो गया। तो सिग्मा एफ हमारे पास 30 है। अब देखो ए क्या होता है? ए आपका होता है कल्पित माध्य। कैसे निकलता है? n/2 पद कहाँ? एक्स में। तो n कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो 6/2 यानी कि तीसरा पद। तीसरा पद हमारा एक्स में। तो तीसरा पद हमारा क्या है? देखो 47.5। कैलकुलेशन करके निकाला हमने, लेकिन लिखना पड़ता है माना करके। माना कल्पित माध्य 47.5, ठीक है। तो हर एक एक्स में से आपको कितना घटाना है? 17.5 घटाना है। 47.5 में से आपको 17.5 घटाओगे तो 30 आ जाएगा माइनस के। सब में 15-15 का है अंतर है। 15 जोड़ोगे तो माइनस के 15, फिर 15 जोड़ेंगे तो 0, फिर 15 जोड़ेंगे 0 में 15, 15 में 15 जोड़ेंगे 30, 30 में 15 जोड़ेंगे तो 45 हो गया। अब आपको गुणा करना है। 30 दूनी 60 माइनस का 15 तियाँ 45, 0 गुणा 7 0, 15 छक्का 90, 6 तियाँ 18 0 और ये आ जाएगा 45 गुणे में कितना है? 6, 270, ठीक है जी। ये हमारे प्लस के हैं और ये हमारे माइनस के। तो प्लस के कितने हैं? 0 और ये हो जाएगा 9 और 8 17, ठीक है। 17 में आप जोड़ दो 7 तो 24 हासिल लगा 4, मतलब हासिल लगा 2, 4 लिख दिया। 2 2 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 हाँ 540। माइनस वाले देखो 5 और 6 4 10 घटा दो तो 5, ये आ गया 3 और ये आ गया 4, 435, ठीक है। सिग्मा माध्य का सूत्र में आ जाओ। माध्य कल्पित माध्य विधि में क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ, ठीक। ए हमारे पास कितना था? ए हमारे पास था 47.5। एफ डी कितना है? सिग्मा 435। इसको भाग देना है 30 से, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 47.5 435 3 गुणा 10, 3 से काटो, हाँ 3 कम 3, 3 चौके 12, 3 बचे 15 और ये आ गया 47.5। इसको 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 14.5। तो जोड़ दो 47.5 में 14.5 जोड़ोगे, 5 और 5 10 हासिल लगा 1 7 और 4 11 और 1 12 हासिल लगा 1 4 और 1 5 और 1 6, आंसर आ जाएगा 62, ठीक है। तो हमारा जो कल्पित माध्य होगा, कल्पित माध्य विधि से हमने माध्य निकाला वो कितना? 62। आराम से हो गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अथवा में कह रहे कक्षा 40 विद्यार्थियों के भार को दर्शाया गया है, हमें क्या निकालना है? माध्यक निकालना है। तो मैंने डाटा के लिए बना रखा है पहले ही, तो यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर आपका आता है वर्ग अंतराल, ठीक है। यहाँ पर आपकी बारंबारता और यहाँ आपकी आती है संचय बारंबारता। 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55,
ठीक है। 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और ये 70 से 85। एफ हमें दे रखा है 3, 5, 10, 8, 7, 4, 3। ठीक है। एक चीज़ हमें नोटिस करनी होती है जब भी हम माध्यक निकालते हैं कि जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से शुरू होना चाहिए। तो सब में वही चीज़ है, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है और सब में वर्ग अंतराल समान होना चाहिए, वो भी है। अब संचयी बारंबारता निकालनी है। इन सबको जोड़ोगे तो 40 आएगा, प्रश्न में ऑलरेडी बोल दिया है। ठीक है। एफ के कुल योगफल को एन से प्रदर्शित किया जाता है माध्यिका में या माध्यक में। सी एफ पहला वाला वैसे के वैसे, 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 8 में 10 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 8 जोड़ेंगे तो 8 8 16, 26 आ जाएगा। 26 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 26 में 7 जोड़ेंगे 33, 33 में 4 जोड़ेंगे 37, 37 में 3 जोड़ेंगे 40। यहाँ 40 है, यहाँ पे 40 है, यानी कि आपने कैलकुलेशन सही की है। अब हमें क्या करना होता है, n/2 पद देखना होता है। n/2, n कितना है 40/2। ये सब फेयर में ही करना है जैसे मैं करा रहा हूँ। 20 आ गया, 20 से ज़्यादा ढूंढना है सी एफ में। ज़्यादा तुम्हें बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन जो पहली बार ज़्यादा मिला, पहली बार ज़्यादा मिला 26, चौथे नंबर पर। ठीक है, 26 मिला था। 26 के जस्ट ऊपर वाला है ये हमारा सी एफ है, ये हमारा एफ है। ठीक है। इसलिए माध्यक वर्ग क्या हमारा 55 से 60। ठीक है। और माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है 55। एच कितना है, इनके बीच का अंतर कितना है 5 है। ठीक है। अब आ जाओ माध्यक निकालने में। क्या होता है L + n/2 माइनस के सी एफ गुणा एच बट्टे में एफ। L का मान कितना है 55, n/2 आया था 20, सी एफ कितना आया था 18 और एफ कितना आया है 8 और एच कितना है 5। तो यहाँ से 2 गुणा 5/8, 2 चौके 8 भाग दोगे तो ये आ जाएगा 4 एकम 4, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो आंसर आ जाएगा 56.25। ठीक है। ये हमें हमारा माध्यक बड़े आराम से मिल जाएगा। ओके। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कह रहे प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, 17वां नंबर। तो देखो n पदों का योगफल का जो सूत्र होता है, ठीक है, वो होता है n + 1/2। सिंपल सा एक सूत्र है। और n की जगह क्या दे रखा है 100 दे रखा है, तो 100 रख दो। काटोगे तो ये 50, 50 गुणा 101, 5 एकम 5, 5 एकम 5 पीछे 0। तो आंसर आ जाएगा 5050। इतना आंसर, इतना इजी था। अथवा में क्या है, कह रहे हैं एक एपी का प्रथम पद और अंतिम पद हमें दिया क्या है। देखो एपी का प्रथम पद 1 और अंतिम पद an 11 है। इसके पदों का योगफल SN 36 है। तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, n हमें ज्ञात करना है। आप जानते हैं जब प्रथम पद और अंतिम पद मालूम है तो SN बराबर क्या होता है n/2। ठीक है। और हमें d भी नहीं दे रखा है भाई, लेकिन d की ज़रूरत भी नहीं है, a + an। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो SN हमारे पास है 36, हमें n निकालना है, बट्टे में 2, प्रथम पद है 1, अंतिम पद है 11। तो ये बट्टे के अंदर गुणे में आ जाएगा 11 और 1 12 हो जाएगा। ठीक है। सो 12 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में 12 × 3 = 36, 3 दूनी 6। तो n का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है जी, कोई भी डाउट या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले वाले प्रश्न में आ जाते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। हमें क्या बोला गया है, बिंदु इतने इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सम त्रिभाजित करने वाले, ठीक है, समान हिस्सों में बांटने वाले। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
ये बिंदु P है जो कि -3,4 और ये बिंदु Q है जो कि है 4,5 समत्रिभाजित 3 टुकड़े। तो ये बिंदु PQ है, इसको मैं A बिंदु बोलता हूँ, इसको मैं B बिंदु बोलता हूँ। देखो बिंदु A के लिए, मैं बिंदु A के लिए कर रहा हूँ। जब बिंदु A के लिए हम करेंगे तो इधर कितना टुकड़ा है 1 और इधर कितना टुकड़ा है 2, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। M1 मेरा 1 हो जाएगा और M2 मेरा 2 हो जाएगा बिंदु A के लिए, ठीक है। ये मेरा x1 है, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2, ठीक है। तो इसके निर्देशांक x, y है, तो यहाँ लिख देंगे विभाजन सूत्र से। ठीक, विभाजन सूत्र से मेरा x बराबर क्या होता है, m1 x2 m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2। m1 कितना है 1, x2 है 4, m2 है 2, x1 है -3 बट्टे में 1 प्लस 2, 4 1 कम 4, 2 3 6 बट्टे में 3 -2 बट्टे 3। अब हमें निकालना y निर्देशांक, तो y का सूत्र क्या होता है m1 y2 m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2, ठीक है जी। तो m1 का मान है 1, y2 का मान है 5, m2 का मान है 2 और y1 का मान है 4 बट्टे में m1 प्लस m2। 5 कम 5, 4 दूनी 8 बट्टे में 3, 8 और 5 13 बट्टे 3, तो ये आ जाएगा 13 बट्टे 3। पहला आंसर ए मिल गया, ठीक है जी। हमें ए तो मिल गया फट से। अब बी के लिए आ जाओ, सब कुछ वही रहेगा। बी के लिए क्या होगा, जब बी के लिए आओगे तो इधर 2 टुकड़ा होगा, m1 2 होगा और m2 क्या होगा 1 होगा, बस यही फ़र्क है। बाकी x निकालने का यही सूत्र है, y निकालने का यही सूत्र है। ज़रा आप खुद हल करके मुझे कमेंट करके अपना आंसर बताएं, ठीक है। बाकी x1 y1 x2 y2 सेम टू सेम रहेगा, बदला क्या सिर्फ m1 और m2 बदला है। तो इसे हल करके मुझे आंसर बताना है इस वाले पार्ट का, ठीक है जी, कर लोगे। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, अथवा में कर गए हैं। कह रहे हैं वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु इतने इतने को अंतः विभाजित करता है। देखो हमारे पास एक रेखाखंड है, ये बिंदु ए मान लेते हैं -5, -4 और ये बिंदु बी है जो कि है -2, 3। एक बिंदु यहाँ पर पी है जो कि -3, पी है। इसे किस अनुपात में विभक्त कर दिए, मान लेते हैं कि m1 अनुपात m2 में विभक्त करती है, सॉरी। तो वो अनुपात हमें निकालना है। ये मेरा क्या है x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2। ये बिंदु जो P है ये हमारा विभाजन बिंदु है, हमें अनुपात निकालना है। आंकिक मान किसका पता है, x का पता है, तो विभाजन सूत्र से x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2। x का मान क्या है -3, m1 पता नहीं, x2 का मान है -2, m2 पता नहीं, x1 का मान है -5 बट्टे में m1 प्लस m2। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। अब आप देखो -3 से गुणा करोगे -3 m1 -3 m2, ठीक है। और ये -2 m1 -5 m2। m1 को एक तरफ लाओ, m2 को एक तरफ लाओ, -3 m1 -2 इधर आके हो जाएगा +2 m1, -3 इधर आके हो जाएगा +3 m2। यहाँ से बचेगा -m1, यहाँ से बचेगा -2 m2। दोनों तरफ नेगेटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव हट गया। m2 गुणे में इधर में क्या आ जाएगा बट्टे में, यहाँ सिर्फ 2 बचा, 2 के बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकता हूँ। और भाई बट्टे का मतलब ही होता है अनुपात, तो m1 अनुपात m2 कितना आ जाएगा 2:1। थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ क्योंकि सॉल्यूशन है भाई, मॉडल पेपर, सब कुछ पढ़ा रखा है, सिखा रखा है, वो तो आपको पता ही है। अगले प्रश्न में आ जाए, ठीक है। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ये 10वें चैप्टर का प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही आसान है। तो आप ये टेंशन मत लो, हम करेंगे सब, ठीक है जी, सारा करेंगे। 19 नंबर पे आ जाओ। देखो ये हमारा एक वृत्त है, कह
कह रहे समांतर चतुर्भुज पहले बोल दिया है, इसको ये टच करते हुए आ रहा है, ठीक है। सो ये बिंदु ए बी सी डी है, इसको पी क्यू आर और ये एच बोलते हैं, ठीक है। चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, प्रश्न में ये बोल दिया है समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है यानी कि हमारे पास ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, और बी सी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। बी सी है ए डी के बराबर, ठीक। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये समचतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ये हमें सिद्ध करना है। अगर इसको हमें समचतुर्भुज सिद्ध करना है यानी कि चारों भुजाओं को समान दिखानी है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए दिखाना है। जब ये दिखा दोगे तो बात बन जाएगी, ठीक। सो देखो क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। प्रमेय 10.2 से, आप प्रमेय 10.2 से क्या जानते हो, हम जानते हैं किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कि ए पी बराबर किसके हैं, ए एच के। फिर बी पी किसके हैं, बी क्यू के। फिर सी क्यू किसके हैं, सी आर के। सी क्यू, क्यू वाले को क्यू तरफ सी आर के हैं। और फिर जो डी आर है किसके हैं, डी एच के हैं। अब आपको क्या करना होगा, समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ना होगा। समीकरण 1 + 2 + 3 + 4, ये दो क्वेश्चन को मिलाकर एक क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बायां वाला बाईं तरफ जुड़ा, ए पी + बी पी सी आर + डी आर किसके बराबर होगा, ए एच + डी एस, एक साथ रख रहा हूँ, सी क्यू + बी क्यू। देखो ए पी + बी पी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। और सी आर + डी आर किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। ए एच + डी एस, ए एस + डी एस किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। और सी क्यू + बी क्यू, सी क्यू + बी क्यू किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। देखो हमारे पास ऑलरेडी ये भुजा इसके बराबर है, प्रश्न में दे रखा है। अगर इस भुजा को मैं इस भुजा के बराबर ला के दिखा देता हूँ तो चारों भुजा आपस में बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो ए बी को मुझे बी सी के बराबर दिखाना है। देखो चूंकि यहाँ से देखो, इसको अगर मैं कुछ बोल दूँ, समीकरण ए बोल दूँ, समीकरण ए से देखो मैं सी डी की जगह ए बी रख सकता हूँ, सी डी की जगह ए बी रख सकता हूँ, और ए डी की जगह पर बी सी रख सकता हूँ। तो इधर कितना है, 2ab, और इधर क्या है, 2bc। तो 2 से 2 कटा, ए बी किसके बराबर आ गया, बी सी। हमारा पूरा काम खत्म। ए बी को आपने बी सी के बराबर दिखा दिया। इसका मतलब ये हो गया कि जो ए बी है, बी सी है, जो सी डी है और जो डी है वो आपस में बराबर हो गए। कैसे, समीकरण ए और इसको तुम बी बोल दो, समीकरण ए तथा बी से। अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ठीक है। ये आपको आपका उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अथवा वाला प्रश्न है, कह रहे सिद्ध कीजिए वृत्त के परिघ चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। देखो ये क्वेश्चन प्रश्नावली 10.2 का आखिरी प्रश्न है, ठीक है। इसको आप ऑलरेडी कर लेना, लिंक्स मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर लास्ट, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, करा रखा है, जिसके लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं, करा रखा है मैंने, बता भी दिया है प्रश्नावली कौन सी है। अब आ जाओ अगले प्रश्न में। कह रहे हैं सेक्शन डी हमारा ये, कह रहे 225 बिजली उपकरणों में प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। इसका हमें क्या निकालना है, बहुलक जीवन काल निकालना है। हमें क्या निकालना है, बहुलक जीवन काल। सो देखिए कैसे सॉल्व होगा। हमारे पास यहाँ हम रखेंगे वर्ग अंतराल
और फिर यहाँ पर हमारी क्या होती है बारंबारता। वर्ग अंतराल है हमारा 0 से 20, 20 पे ख़त्म हो रहा है, पीछे शुरू हो रहा है, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। ठीक है, बारंबारता में दे रखी है 10, 35, 52, 61, 38, 29। तो हमें क्या देखना होता है, सबसे बड़ी बारंबारता। सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, 61। तो ये मेरा F1 है, इसके ऊपर वाला F0 होता है और इसके नीचे वाला F2 होता है। F1 के सीध में ये हमारा बहुलक वर्ग है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे चूंकि बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग है 60 से 80। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, 60। अंतर कितना है इनके बीच में, 20। ठीक है जी, आपको पता है बहुलक का सूत्र क्या होता है, वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2। ठीक है, सूत्र में रखो, L का मान है 60, F1 है 61, F0 का मान है 52, H का मान है 20, 61 दूनी 122, F0 का मान है 52 और F2 का मान है 38। तो यहाँ पर है 60, 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 दूनी 18, 180 आ जाएगा और 122 में से आपको घटाना है 90। ठीक है, सो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 60, 9 दूनी 18, तो 122 में से आपको घटा देना है कितना, 90, तो 32 आ जाएगा। काटो इसको, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 नौ 18, 0, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 पंज 10। ठीक है, 45 आ गया, 45 को भाग दे दो 8 से, तो 60, 8 से भाग देंगे तो 8 पंज 40, 8 छंग 48, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 65.625। ये हमें हमारा बहुलक आराम से मिल जाएगा। ठीक है जी, कोई डाउट या दिक्कत हो प्रश्नावली को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ, या तो ये करना है, हम तो सारे ही कर रहे हैं। कह रहे हैं मोहल्ले के दैनिक जेब खर्च को दिखाता है, माध्य जेब खर्च 18 माध्य में दे रखा है, ये जो विलुप्त बारंबारता F है ये हमें ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ हमारा वर्ग अंतराल है, फिर F होता है, हमें फिर X निकालना होता है, फिर Fx। ठीक है, माध्य में दिया है, माध्य कितना दे रखे हैं, 18। देखो वर्ग अंतराल हमारे पास है 11 से 13, फिर है 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। ठीक है, F हमें दे रखा है 7, 6, 9, 13, F 5, 4। इन दोनों को जोड़ दें, आधा कर देते हैं। हाँ, 24, 24 का आधा 12, सब में 2 का अंतर है, 2 जोड़ो, 14, 16, 18, 20, 22, 24। अब आपको गुणा करना है F और X की। 12 सत्ते 84, 14 छंग 84, 16 नम्मा 144। ठीक है ना, 16 को 9 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 144। फिर 18 गुणा 13, 18 को 13 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 234। फिर 20 गुणा F, तो ये आ जाएगा 20F। 22 पंजे 110 और 24 चौके कितना होता है, 96। ठीक है, सिग्मा Fx चाहिए होगा आपको यहाँ पर, टोटल कुल। इसको देखो जोड़ो तो ये क्या आ जाएगा, देखो 7 और 6 13, 13 में जोड़ देंगे 9, तो ये हो जाएगा 22, 22 में फिर 13 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 35, 35 में 9 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 44। और ये प्लस F, सिग्मा F ये हो गया। अब इसका भी सिग्मा Fx चाहिए हमें, तो देखो यहाँ से हम जोड़ रहे हैं 4, 1 2 3 4। ठीक है, 4 चौको 16, 16 और ये 6, 16 और 6 कितना हो जाता है, 22।
हासिल लगा 2। ठीक है, ये देखिए 8 और 8 16 और 4 20, 23 23 24। ठीक है, 24 हो गया, 24 प्लस 9 है 33, 33 और 2 35, हासिल लगा 3। अब की बार 1 2 3, 3 हो गया, ये हो गया 4, 4 और 3 7, 752, 92। ठीक है, अब आ जाओ चूँकि माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टे में सिग्मा एफ। माध्य में दे रखे 18, सिग्मा एफ एक्स कितना है 700 ये, और सिग्मा एफ ये क्या है 44 प्लस एफ। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लिया, तिरछी गुना करोगे तो यहाँ से गुणा में आ जाएगा। देखो 44 को गुणा करना है 18 से, तो यह आ जाएगा 792 और यह आ जाएगा 18 एफ और यह आ जाएगा 752। 20 एफ कहाँ है, इधर 20 भी तो जोड़ोगे ना प्लस में, इधर प्लस में 20 भी तो जोड़ना है। ठीक, अब एफ को एक तरफ, संख्याओं को एक तरफ, प्लस का इधर के माइनस हो गया और ये प्लस का इधर के माइनस हो गया, तो यहाँ से बचेगा 40, यहाँ से बचेगा 2f, 2 गुणा में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 से काटोगे 20 आ जाएगा। f का मान कितना आएगा 20। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आराम से बन गया। आप लोग डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लेना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो ये प्रश्न भी हमारा डन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखो क्या बोल रहे हैं, 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। 2 क्रमागत माना संख्या जो होगा, पहली अगर x है दूसरी क्या होगी x+1। प्रश्न अनुसार क्या बोला, उनके वर्गों का योगफल कितना है 365 है। आंसर मेरे को तो अभी आ गया 13 और 14 आएगा आंसर। a का वर्ग प्लस b का वर्ग 2ab प्लस का 365 इधर आगे माइनस का हो गया, x² 2x² प्लस का 2x, ये हो जाएगा 364। दोनों तरफ 2 से भाग दोगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी। ठीक है, ऐसे 2 संख्या लेनी जिनको गुणा करने पे 182 है और घटाने पे 1 है, x का गुणज 1 है, तो वो संख्या होगी 14 और 13। तो 14 x में से 13 x घटा दो, एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से, इस जोड़े से x ओपनिस्ट, इस जोड़े से 13 ओपनिस्ट। ठीक है, बाहर नेगेटिव अंदर चिन्ह बदल जाएगा, 13 कम 13, 13 चौके 52। सेम टू सेम आया, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं और जो ओपनिस्ट निकाला है उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल देते हैं। यदि x+14 बराबर 0 तो प्लस का 14 इधर के माइनस का होगा जो कि अमान्य है क्योंकि धनात्मक बोला है। दूसरा लेंगे, यदि x-13 बराबर 0 तो माइनस के 13 इधर के प्लस का 13 हो जाएगा जो कि आंसर, यानी कि जो संख्या होगी, एक x था दूसरा x+1 था, तो एक 13 होगा दूसरा 13+1, यानी कि आंसर आ जाएगा 13,14। ठीक, बड़े आराम से हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं एक आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। देखो ये आम की बगिया, लंबाई चौड़ाई की बात हो रही है, तो ये हमारी लंबाई है। ठीक है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, लंबाई चौड़ाई पर निर्भर कर रही है, तो मान लेते हैं कि जो चौड़ाई है वो x है, लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो, चौड़ाई की दुगनी। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो। तो प्रश्नानुसार तो देखो क्षेत्रफल क्या होता है, खेत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल हमें दे रखा है 800, लंबाई हमारे पास 2x है और चौड़ाई हमारे पास x है, तो ये हो जाएगा 2x² 800, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 400। तो प्लस का 400 इधर के क्या हो जाए, प्लस का 400 इधर के क्या हो जाएगा माइनस। अब संभव है नहीं है ये हमसे पूछा है, हल तो बाद में करेंगे ना, संभव है कि नहीं तो विविक्तिका निकालना पड़ता है। एक स्थान पर 1 है,
x का पद है नहीं तो b 0 है और c हमारा माइनस के 400 है। ठीक है, तो हम निकालेंगे विविक्तिकर। विविक्तिकर d बराबर सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac। तो b आपका 0 है, 4, a आपका 1 है और c आपका माइनस के 400 है। तो 4 चौको 16, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो लिखेंगे चूंकि d का मान, अगर d का मान धनात्मक हो या फिर 0 हो तो स्थिति संभव है। d का मान धनात्मक है, अतः स्थिति संभव है। अब संभव है तो यहाँ हल कर लेते हैं, इसलिए इसको हल कर लेंगे। तो x का मान क्या आ जाएगा 20। ठीक है, x का मान क्या आ जाएगा 20, इसलिए जो चौड़ाई होगी वो 20 होगी और लंबाई हमारे पास 2x थी, तो लंबाई आपके पास कितनी हो जाएगी 40। ठीक, बड़े आराम से ये प्रश्न भी आपका हल हो गया। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और हर साल एग्जाम में प्रूफ करने में आता है। इसको हल करके ये हमें ये लाना है 10 लाना है। ठीक है, तो हम ले लेंगे बायां पक्ष लेने पर। सो देखिए यहाँ पर क्या है, साइन ए माइनस के 2 साइन क्यूब ए बट्टे में क्या है 2 कॉस क्यूब ए कॉस ए। हल करके 10 लाना, ये ध्यान रखिएगा। ऊपर से क्या ओवरनिस्ट है, साइन ओवरनिस्ट है, साइन एक कम साइन, 3 घात है, 1 घात बाहर आ गया तो 2 घात बचेगा। यहाँ से कॉस ओवरनिस्ट है, दोनों में से 1 कॉस बाहर आ जाएगा तो 2 कॉस बचेगा, कॉस एक कम कॉस। साइन बट्टा कॉस क्या होता है 10, यानी कि इससे इसको काट के दिखाना है, तो ऊपर या फिर नीचे में से किसी एक को बदलना है। देखो ये साइन ए है, मैं नीचे वाले को बदलता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, देखो आप जानते हो ना कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है और यहाँ पर ऑलरेडी -1 है। ठीक है, हल करते हैं। साइन ए ऊपर जो है उसको तो वैसे का वैसे ही रखो। देखो ये 2 से गुणा कर दोगे, 2 एक कम 2, माइनस के 2 साइन स्क्वायर है माइनस के 1। साइन बट्टा कॉस क्या होता है 10। देखो 2 में से 1 घटाओगे 1 बचेगा और ये माइनस का क्या है 2 साइन स्क्वायर है, कट गया ऊपर नीचे। यही आपको प्रूफ करना था 10। ठीक, एनसीईआरटी का प्रश्न है, आराम से बन गया। आखिरी प्रश्न पे आ जाते हैं इस वीडियो के। क्या बोल रहे हैं कि इसको हल करके ये लाना है, एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर कॉस है, इधर है 1 प्लस साइन है, प्लस 1 प्लस साइन है, बट्टे में है कॉस। कोई सर्वसमीकरण नहीं लग रही है तो साइन कॉस में बदलना होता है। साइन कॉस में पहले से ही बदल के दे रखा है तो लॉस ऑफ ले लेंगे, इसके गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर है और इसकी गुणा इसके साथ, तो 2 बार गुणे में तो स्क्वायर लग जाएगा। अब आप देखो इसको खोल लेंगे, a प्लस बी का हो उसका a का स्क्वायर, b का स्क्वायर 2ab। नीचे जो है उसको वैसे का वैसे ही रहने दो। ठीक है, इसको और इसको साथ में रखो, तो ये क्या है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस में 1। आप जानते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है 1 होता है ना। तो इसकी जगह पे 1 रखेंगे, 1 और ये 1 कितना हो जाएगा 2। ऊपर से क्या है 2 माइनस है, 2 एक कम 2, 2 बाहर आ गया, नीचे क्या है 1 प्लस साइन है, सेम टू सेम करना 2। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बट्टा कॉस
और 1 बट्टा कॉस क्या होता है, सेक। यही तो प्रूफ करना था, सेक ही तो लाना था, 2 सेक है। हो गया। तो इस तरीके से हमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। बाकी मैंने पूरी एनसीईआरटी नहीं करा रखी है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिए हैं, जिसको आप जाके लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। वीडियो को हर जगह शेयर करें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।